मेरा नाम स्नेहा है। मैं बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे माता पिता तो काफ़ी साल पहले ही गुजर गए थे, लेकिन मेरे चारों भाइयों ने मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया था। मेरे भाइयों ने मुझे इतने लाड प्यार से पाला था कि कभी मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैं जिस चीज़ की मांग करती वह समय से पहले ही मेरे पास मौजूद हो जाती थी। मैं गांव में रहने वाली मासूम सी लड़की थी। मेरे बड़े भैया गांव के सरपंच थे और 2 छोटे भाई विदेश पढ़ने के लिए गए थे, जबकि मुझे पढ़ाई लिखाई का कोई शौक नहीं था। मेरे एक भैया गांव में ही डॉक्टर थे। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजर रही थी। एक दिन मैंने अपने भैया से स्मार्टफोन की मांग की। अक्सर मैं लोगों को देखा करती कि आजकल सभी के पास मोबाइल है। लड़का हो या लड़की, सब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। लोगों को देखकर मुझे भी मोबाइल चलाने की इच्छा होती थी। इसी कारण मैंने अपने भैया से मोबाइल की मांग की। मेरे बड़े भैया ने तुरंत ही मुझे नया स्मार्टफोन दिला दिया। नया मोबाइल देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पर भी अपना अकाउंट बना लिया था। मैं अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक किया करती थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब मैंने सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो अपलोड की तो बहुत सारे लाइक्स और कमेंट आने लगे। लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। एक दिन सोशल मीडिया पर मेरी बात अभिषेक नाम के लड़के से हुई। वह लड़का बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने मुझे समझाया कि तुम अपने फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत किया करो, क्योंकि लोग लड़कियों के फ़ोटो का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तब मैंने अपने सारे फ़ोटो सोशल मीडिया से हटा दिए। धीरे धीरे मेरी दोस्ती अभिषेक से बढ़ने लगी और हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही ना चला। मैं रोज़ाना अभिषेक से फ़ोन पर बात किया करती थी और हमारी चैटिंग भी होती थी। मैं गांव में रहने वाली एक साधारण लड़की थी और अभिषेक शहर का रहने वाला लड़का था। अभिषेक मुझे बहुत प्यार करने लगा था और मैं भी अभिषेक से बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खोते चले जा रहे थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे भैया ने गांव में ही एक वकील के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है, लेकिन मैं तो अभिषेक से प्यार करती थी। फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती थी। मैंने अपनी भाभी को अपने बारे में बता दिया था और वह भी बताया कि मेरी बातचीत अभिषेक से किस तरह से शुरू हुई थी। भाभी ने जब भैया को बताया कि स्नेहा किसी लड़के से प्यार करती हैं और उसकी बातचीत सोशल मीडिया पर हुई थी, तो भैया ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। उनका कहना था कि इस लड़के से बातचीत करना बंद कर दो। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आते। ऐसे लोग हमेशा धोखा देते हैं। सोशल मीडिया पर रहने वाले ज़्यादातर लड़के लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें धोखा दे देते हैं, लेकिन अभिषेक ऐसा लड़का नहीं था। मैंने अपने भैया को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। भैया चाहते थे कि मैं अभिषेक को भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। जब मैंने इस बारे में अभिषेक को बताया तो उसने मुझसे कहा कि तुम अपने घर से भाग जाओ, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। भैया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और एक दिन रात के अंधेरे में अपने घर से भाग गई। चोरी छुपे जब मैं रात के अंधेरे में अपने घर से निकली तो कोई भी मुझे देख नहीं पाया था और मैं अभिषेक के बताए हुए पते पर चली गई। जब पहली बार मेरी मुलाकात अभिषेक से हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मैंने पहली बार उसे देखा था। अभिषेक भी मुझे देखते ही बहुत खुश हो गया था। अभिषेक के परिवार में कोई नहीं था और जिस शहर में वह रहता था उसने मुझे भी अपने साथ वहीं रख लिया था। अभिषेक किराए के मकान में रहता था। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और उसके बाद हम पति पत्नी बन गए। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अभिषेक बहुत मेहनती लड़का था। वह अपना काम बहुत मेहनत से करता था। अभिषेक के साथ ज़िंदगी गुजार कर मैं बहुत खुश थी। मैं अपने घर से भागकर आई थी तो ज़रूर मेरे भैया ने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर मैं अपना घर छोड़कर नहीं आती तो मेरे भैया मेरी शादी कहीं और कर देते और मैं अभिषेक से अलग होना नहीं चाहती थी। मुझे अभिषेक से इतना ज़्यादा प्यार हो गया था कि मैं उसकी दीवानी हो गई थी। अभिषेक मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करता था। उसे एहसास था कि मैं उसकी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ। अपनी ज़िंदगी का ये फैसला करके
मैं कभी भी नहीं पछताई थी, लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जो शायद मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी खुशियों को अचानक ही किसी की नज़र लग गई थी। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं भागते हुए अस्पताल गई तो मैंने देखा कि मेरी पति ने मौत को गले लगा लिया है। मेरे पति की जान चली गई थी। इसका मतलब मेरी तो सारी जिंदगी ही उजड़ गई थी, जिसकी खातिर मैं गांव से शहर आई थी। आज वह मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। रो रो कर मेरा तो बुरा हाल हो गया था। मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया। मेरे पति का इस दुनिया में कोई नहीं था और अब तो मेरा भी इस दुनिया में मेरे पति के अलावा कोई नहीं था और वह भी अब मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरी सारी आईडी वगैरह सब मेरे भैया के घर पर ही मौजूद थी। मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी पहचान के लिए कोई सबूत नहीं था, क्योंकि अभी मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने ही गुजरे थे। अभिषेक के मरने के बाद मैंने अपने भाइयों से संपर्क करने की बहुत कोशिश की तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो और अब तुम्हें वापस हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने सारे गांव वालों में ये खबर फैला दी कि तुम मर चुकी हो। यहाँ तक कि उन्होंने किसी झूठी लाश लाकर ये कह दिया कि ये तुम हो और एक हादसे में तुम्हारी मौत हो गई। वैसे तो मुझे पता था कि मुझे अपने भाइयों से यही जवाब मिलेगा, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे। अभिषेक को मरे हुए 1 महीना हो चुका था। कुछ दिनों तक तो आस पड़ोस के लोग मेरी मदद करते रहे, लेकिन कोई किसी की कब तक मदद कर सकता है। मैं घर की कोई न कोई चीज़ बेचकर अपना गुजारा करती रही थी, लेकिन मकान मालिक ने किराया न देने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। यहाँ तक कि मेरी ज़िंदगी के इतने बुरे दिन आ गए थे कि मैं सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया था। कोई मुझे खाना दे देता था तो मैं खा लेती, वरना मैं भूखी ही फिरती रहती थी। मेरी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जा रही थी। एक दिन मैं सड़क के किनारे बैठी हुई भीख मांग रही थी। मेरे पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं सड़कों पर बैठकर ही अपना दिन और रात गुजार दिया करती थी। उस दिन एक आदमी ने मुझे भीख दी। मैं भूख से मरने वाली थी। मैंने उस आदमी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, साहब मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ के मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं किराए पर जा रही थी और रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा कर रही थी। अब तो घर में वह रूखी सूखी रोटी भी ख़त्म हो गई हैं, इसलिए मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। प्लीज़ साहब मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे घर चल सकती हो? यह सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। उसने मुझसे कहा, मेरी मजबूरी है, मेरी पत्नी मर चुकी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की परवरिश करो। मेरे पास एक बेटा है जिसकी उम्र 4 साल है। अगर तुम उसकी परवरिश कर सकती हो तो मैं तुम्हें घर में खाने पीने के लिए सब कुछ दे दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। वैसे भी मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मेरे पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था। मकान मालिक ने भी मुझे घर से निकाल दिया था। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। कोई मुझे खाना खिला देता था तो को खा लेती, और अगर कोई मुझे खाना नहीं देता था तो मैं भूखी ही फिरती। यही सब सोचते हुए मैं उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। वैसे भी मुझे उस समय खाने के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैं तुरंत राजी हो गई और उस आदमी के साथ उसके घर चली गई। जब मैं उसके साथ गई तो देखा कि उसका घर बहुत बड़ा और बहुत अमीर आदमी था। उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 4 साल थी। उस आदमी ने मुझे खाना खिलाया और कहा, आराम से पेट भरकर खाना खा लो। पहले तो मैंने पेट भरकर खाना खाया। उस आदमी को भी मुझे देखकर ऐसा एहसास हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, इसलिए उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया।
खाना खाने के बाद उसने मुझसे पूछा, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो, अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ। मेरी आंखों के सामने मेरा बीता हुआ कल घूम रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से इस आदमी को अपने बीते हुए कल के बारे में बताऊं और कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं। लेकिन उसने कहा, अगर तुम मुझे अपने बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ और सिर्फ मेरा बेटा रहता है, बाकी कोई नहीं रहता। घर में काम करने के लिए नौकर भी लगे हुए हैं। मैंने उसे बताया, मेरा नाम स्नेहा है, मैं बहुत अमीर परिवार की बेटी हूँ। मेरे 4 भाई हैं। मैं अपने चारों भाइयों की इकलौती बहन थी और गांव की रहने वाली थी। सोशल मीडिया पर मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। उसी की खातिर मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ पर आ गई थी। यहाँ आने के बाद मेरी जिंदगी कुछ अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई और मेरे ऊपर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े। मेरी मजबूरियों ने मुझे सड़क के किनारे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए आपके पैरों में गिरकर आपसे भीख मांग रही थी। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं भूख से मर जाती। उस आदमी ने कहा, आप मेरे लिए मेरी बहन की तरह हो। आप मेरे घर में आराम से रह सकती हो, लेकिन आपको इसके बदले मेरे बेटे को अच्छी तरह से परवरिश करनी होगी। मैं आपको खुश रखूंगा। मेरी पत्नी मर चुकी हैं, इसलिए मेरे बेटे की परवरिश नहीं हो पा रही है। मुझे एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो मेरे बेटे को माँ बनकर पाल सके। उसने मुझे अपने बेटे से मिलवाया और कहा, ये मेरा बेटा है और इसका नाम वंश है। इसके पैदा होते ही इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई थी। मैंने उस आदमी के बेटे को गोद में लिया और प्यार करने लगी और कहने लगी, आज अगर मेरा बेटा होता तो वह भी इसके जैसा ही होता। शादी के 1 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया था। इस वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया था। मैंने उस आदमी से कहा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके बेटे को अपना बेटा समझकर ही इसकी परवरिश करूँगी। वंश का ख्याल रखने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि मुझे वंश का ख्याल रखना था। टाइम से उसे खाना खिलाना, टाइम से उसे सुलाना और उसके कपड़े वगैरह बदलना। बाकी घर के हर काम के लिए घर में नौकरानियां मौजूद थी। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि वंश बिस्तर से गायब था। मैं तुरंत उठकर बाहर आई और फिर मैंने साहब से पूछा, साहब वंश कहाँ है? वह अपने बिस्तर पर नहीं है। साहब ने मुझे बताया, शाम तक वह घर वापस आ जाएगा। मैंने साहब से कई बार पूछा कि आखिर वह कहाँ गया है और शाम तक वह कहाँ रहेगा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वह घर के मालिक थे, इसलिए मैं ज़्यादा उनसे जिद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वह मुझे घर से निकाल देते तो मैं फिर कहाँ जाती। रोज़ शाम के टाइम तक वंश घर आ जाता था और रात को जब मैं उसे सुला देती थी तो वह मेरे पास ही होता था। लेकिन जब सुबह उठती तो वंश अपने बिस्तर से गायब होता था, लेकिन शाम को वह फिर आ जाता था। जब भी मैं साहब से वंश के बारे में पूछती थी तो साहब मुझे कोई जवाब नहीं देते थे और कह दिया करते थे कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम इस मसले से दूर रहो। इस बारे में तुम ज़्यादा जानने की कोशिश मत किया करो कि वह कहाँ पर जाता है। इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ बच्चे की देखभाल और उसकी अच्छी परवरिश करना है। जो काम तुम्हें दिया गया है तुम बस वही करो। इसके बारे में मैंने उनसे कुछ भी पूछना छोड़ दिया था। एक रात जब मैं वंश के पास सो रही थी तो आधी रात में मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि वंश बिस्तर पर ही मौजूद था। मैं जागती रही, लेकिन अचानक मेरी आंख लग गई। मुझे पता ही न चला कि कब मैं सो गई और जब सुबह उठी तो रोज की तरह वंश बिस्तर पर नहीं था। मैं उठकर बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो साहब बैठे हुए थे। वह मेरी तरफ पीठ किए बैठे थे। मैं नंगे पैर बाहर आई थी, इसलिए साहब को मेरे कदमों की आवाज़ भी नहीं आई। साहब अपने फ़ोन में बिजी थे और जब मैंने उनका फ़ोन देखा तो मैं हैरान रह गई और डरने लगी। मैं तुरंत वापस अपने कमरे में चली गई। अब तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि साहब आखिर क्या काम करते हैं। मुझे तो सिर्फ अपने काम से ही मतलब था।
इस घर में मुझे हर चीज़ मिल रही थी, इसलिए मैंने कभी ज़्यादा इस बारे में सोचा नहीं था। लेकिन एक दिन मैंने वहाँ काम करने वाली नौकरानियों से साहब के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने उनसे पूछा, आखिर साहब क्या काम करते हैं? वहाँ की एक नौकरानी ने मुझे बताया, साहब पुलिस इंस्पेक्टर हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि मैं एक पुलिस वाले के घर में रह रही हूँ। मैंने सोचा कि तभी उन्होंने मेरी मदद की होगी। मैं ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे मुझे साहब के काम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये बात मैंने साहब को भी जाहिर नहीं होने दी। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं उसके बारे में सब जान गई हूँ तो ना जाने वह मेरे साथ क्या करते। इसलिए मैं खामोश हो गई थी। एक दिन मैंने साहब के टेबल पर एक फाइल रखी हुई देखी। मैं उस फाइल को उठाकर अंदर कमरे में रखने जा रही थी। तभी अचानक वह फाइल मेरे हाथ से गिर गई और उसमें से बहुत सारे पेपर निकल गए। मैंने उन पेपरों को इकट्ठा किया। तभी मेरी नज़र फाइल के गिरे हुए एक फ़ोटो पर पड़ी। जब मैंने उस फोटो को देखी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि मेरे पति की थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरी पति की तस्वीर आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने सोचा, अगर साहब को पता चल गया कि मैंने ये फ़ोटो देख ली है या फिर ये पता चल गया कि इस फ़ोटो में जो आदमी है मैं उसकी पत्नी हूँ तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त डर की वजह से मैंने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें इकट्ठी की और इस फाइल को लेकर साहब के कमरे में रखकर वापस आ गई। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था। सबसे बड़ी फिक्र की बात थी कि अब मुझे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। इसके बावजूद भी मैं यहाँ से नहीं जा सकती थी क्योंकि इस घर के अलावा मेरा कोई और ठिकाना नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे उस बच्चे से प्यार हो गया था। ऐसा लगता था कि जैसे वह बच्चा मेरा ही है। इस बच्चे से मुझे दिली लगाव हो गया था। इसके अलावा मुझे इस फोटो का राज भी जानना था। आखिर उस पुलिस वाले आदमी के पास मेरे पति की फ़ोटो कैसे आई? मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाइयों ने अभिषेक को ढूंढने के लिए इस पुलिस वालों से रिपोर्ट लिखवाई हो। लेकिन मेरे भाइयों ने तो अभिषेक को देखा भी नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। न जाने मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। अब उस आदमी से पूछने की तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मुझे यहाँ रहते हुए 4 महीने हो गए थे। अब वंश ने मुझे मम्मी कहना शुरू कर दिया था। मैंने उसे बहुत मना किया कि वह मुझे मम्मी ना कहा करे, लेकिन फिर भी वह मुझे मम्मी ही कहता था। साहब को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। मुझे भी बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। इसके बाद भी 2-3 बार ऐसा हुआ कि रात को मेरी आंख खुलती और वंश मेरे साथ ही सो रहा होता। लेकिन जब सुबह में उठती तो वंश बिस्तर से गायब होता था। और जो तस्वीर मैंने उस फाइल में देखी थी, क्या वह सपना था? लेकिन नहीं, वह गलत नहीं था। मेरे पति की तस्वीर यहाँ पर होना वाकई कोई हैरत की बात है। मुझे साहब ने एक मोबाइल दिया था और कहा था कि अगर तुम्हें किसी से बात करने की ज़रूरत पड़े तो तुम इससे बात कर सकती हो। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। मैं काम में बिजी थी, इसी वजह से कॉल नहीं उठा पाई क्योंकि मेरा फ़ोन कमरे में पड़ा हुआ था। जब मैं बाहर आई और मैंने अपना मोबाइल देखा तो उसमें किसी अनजान नंबर से कॉल आई हुई थी। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसी नंबर से एक मैसेज आया जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था, सनत तुम कैसी हो? मुझे बहुत हैरत हुई कि आखिर कौन है जो मुझे मेरे नाम से जानता है। मुझे लगता था कि शायद यहाँ की नौकरानियों में से कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। इसी वजह से मैंने उस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कोई और मैसेज नहीं आया तो मैं बेफिक्र हो गई। लेकिन फिर एक रात उसी नंबर से मैसेज आने लगे। मैसेज में तरह तरह की बातें होती थी। कभी मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कोई बात होती, कभी मेरे भाइयों के बारे में कुछ लिखा होता, तो कभी मेरे पति के बारे में कोई बात होगी। इसका मतलब कोई ऐसा इंसान था जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता था और जो मुझे लगातार मैसेज कर रहा था। मुझे डर लगने लगा था। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे साथ जो कुछ हुआ था वह ये कैसे जानता है। मुझे चिंता होने लगी कि आखिर ये कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैं यह बात किसी को भी नहीं बता सकती थी। वह मुझसे यही कहता था कि
मैं उसे अपना दोस्त समझ सकती हूँ। वह कहता था कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे एक मैसेज कर देना, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मैं डर चुकी थी, इसलिए मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद वह मुझे नए नए नंबर से मैसेज करने लगा। मैं जितने भी नंबर ब्लॉक करती, वह हर बार नए नंबर से मुझसे बात करने की कोशिश करता। वह ऐसी ऐसी बातें कहता कि मैं परेशान हो जाती थी। एक बार मुझे शक हुआ कि कहीं ये सांप तो नहीं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने इसे अपना वहम समझकर भूल गई। धीरे धीरे मुझे यह सब कुछ सच लगने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे इस घर में मेरा खाना पीना उठने वाला है। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन इस घर में मैं इज्जत से रह रही थी। मुझे सांप पर शक हुआ तो मैंने उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं वह एक ऐसे इंसान है जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। शायद वही हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जब मेरे पास मैसेज आ रहे होते उसी समय सांप भी मोबाइल चला रहे होते थे। लेकिन उस मैसेज करने वाले शख्स की मुझसे कोई डिमांड नहीं होती थी। उसका सिर्फ एक ही कहना था कि मैं उससे बात करती रहूं। वह कहता था कि मैं उसे अपना दोस्त समझूं और अपनी सारी परेशानियां उसे बताया करूं। बहुत दिन गुजर गए, लेकिन उसने मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ना ही उसने मुझे किसी तरह से ब्लैकमेल किया। धीरे धीरे मुझे उस पर भरोसा होने लगा। मैं उससे बात करने लगी। हालांकि मैं अपनी कोई परेशानी उससे शेयर नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उससे बात करती थी। वह मुझसे इधर उधर की हंसी मजाक करता था। जब मैं पूछती थी तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, तो वह मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देता था। अपने बारे में वह बस इतना बताता था कि वह जॉब करता है, वह शादीशुदा नहीं है और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं था। यही सोचकर मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं कोशिश करती थी कि किसी के सामने उससे बात ना करूं, इसलिए मैंने उसे यह भी बता दिया था कि मैं किसी के सामने उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती। इस पर उसने मुझसे कहा कोई बात नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। अब हम रात को ही बात किया करेंगे। जब सब सो जाते थे तो मैं रात को देर तक उससे चैटिंग करती रहती थी। देर रात तक चैटिंग करने की वजह से सुबह मेरी आंख नहीं खुलती थी। जब मैं उठती तो वंश भी नहीं होता था। अब मुझे उससे बात करने की आदत हो चुकी थी, लेकिन वंश के बारे में मैं उससे कोई चर्चा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह मेरा राज था और मैं इस घर का कोई भी राज किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। वैसे भी वह कौन था, मैं उसे ज़्यादा तो नहीं जानती थी। पता नहीं जो कुछ उसने मुझे अपने बारे में बताया था वह सच भी था या नहीं, इस बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती थी। मेरे लिए बस वह एक टाइम पास बन चुका था। वैसे भी मैं सारा दिन अकेले बोर हो जाती थी। वंश भी शाम को ही घर लौटता था और घर के काम भी नौकर किया करते थे, इसलिए उससे बात करके मेरा टाइम पास हो जाता था। पिछले 2-3 दिनों से वह मुझसे कह रहा था कि वह मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसका कहना था कि वह खुद मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आएगा। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि मैं कहाँ रहती हूँ। एक दिन शाम को वंश और साहब एक साथ घर में चलते हुए आए। साहब ने मुझसे कहा शाम के खाने का इंतज़ाम करो, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड आज घर आ रहा है। मेरा दोस्त बहुत दिनों बाद मेरे घर आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से उसके लिए टेस्टी खाना बनाकर तैयार करो। मैंने साहब से कहा ठीक है, मैं खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। मैंने कई सारी डिशेस तैयार की। 3 घंटे बाद ही बाहर किसी के बोलने की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि शायद मेहमान आ गए हैं। मैंने अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि उस फोन वाले लड़के को ही भूल गई थी, जिसने कहा था कि वह मुझसे मिलने आएगा। खाना तैयार करने के बाद जब मैं किचन से बाहर निकली तो नीचे हॉल में बैठे इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं बस देखती रह गई कि आखिर मेरे सामने कौन है। मैं दंग रह गई थी। मैंने खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे होश नहीं आ रहा था।
कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। साहब और वह इंसान मेरे बिस्तर के पास खड़े थे। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति अभिषेक था, जिसका क्रियाक्रम होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं तो दंग रहकर अभिषेक की तरफ देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह जिंदा और सही सलामत मेरे सामने खड़े हुए हैं। अभिषेक भी मेरी तरफ गौर से देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। अभिषेक ने मुझसे कहा, स्नेहा, यकीन कर लो, मैं ही हूँ, तुम्हारा अभिषेक, जो तुमसे बहुत प्यार करता है। देखो, मैं जिंदा हूँ। ये कहते हुए वह मेरे पास बेड पर बैठ गए। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे और मैं उन्हें छूकर देख रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि वह सच में ही जिंदा हैं और मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनके गले लगकर खूब रोने लगी। वह भी मुझसे लिपट कर खूब रो रहे थे। उनके जाने के बाद मेरे साथ जो भी हुआ था वह सब याद करके मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मेरे साथ जो भी हुआ था वह सब कुछ मुझे याद आने लगा था। मैंने अभिषेक से पूछा, अगर आप जिंदा थे तो वह कौन था जिसका क्रियाक्रम मेरी आंखों के सामने हुआ था, जिसकी लाश हॉस्पिटल में मैंने खुद देखी थी। मैंने अभिषेक से कहा, अगर आपको मालूम था कि आपका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है तो आप इतने महीनों तक मुझसे दूर क्यों रहे। मैं रोए जा रही थी और कहे जा रही थी। अभिषेक ने मुझसे कहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे राज हैं जिसे सुनकर तुम चौंक जाओगी। आज मैं तुम्हें एक एक करके सारे राज बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, जिस रॉन्ग नंबर वाले लड़के से तुम बात करती थी वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे घर ही तुमसे मिलूंगा। देखो, मैं यहाँ पर आ गया। मैंने तुम्हें कहीं बाहर तो नहीं बुलाया ना। तब मैंने सोचा कि जो बातें वह लड़का मुझसे किया करता था और उसे मेरे बारे में जितनी भी बातें पता थी वे सब बातें तो मेरे और मेरे पति के अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन मेरा इस बात पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया कि अभिषेक जिंदा भी हो सकते हैं। मैंने अभिषेक से कहा, अगर आप जिंदा थे तो इतने समय से कहाँ थे? मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है। अभिषेक ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। जब तुम अपना घर छोड़ने के बाद यहाँ आ गई और हमसे शादी कर ली तो कुछ दिनों बाद तुम्हारे भाई ने भी यहाँ आकर हमारे बारे में सारी जानकारी निकाल ली। उन्होंने अपने गांव में सबको ये बता दिया कि तुम एक एक्सीडेंट में मर चुकी हो और मौके पर ही तुम्हारी मौत हो गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने कुचली हुई लाश को लोगों के सामने साबित करके ये दिखा दिया था कि वाकई तुम मर चुकी हो। अगर वहाँ गांव वालों को ये पता चल जाता कि सरपंच की बहन घर से भाग गई तो तुम्हारे भाई की बहुत बदनामी होती। बदनामी के डर से तुम्हारे भाइयों ने गांव में झूठ बोल दिया और तुम्हें मरा हुआ साबित कर दिया। लेकिन वह लोग मेरे दुश्मन बन गए थे क्योंकि मैंने उनकी बहन से शादी कर ली थी। उसी समय मुझे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हें बहाने से डॉक्टर के पास लेकर गया और तुम्हें मिसकैरेज की दवा दिलवा दी क्योंकि मेरी जान मुसीबत में आ गई थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम छोटे से बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खाती फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला था। मुझे पता चल गया कि तुम्हारे भाई मुझे जगह जगह ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बार बार मुझे नौकरी से निकलवाना शुरू कर दिया था। एक दिन तुम्हारे भाइयों को मेरे मोबाइल नंबर के बारे में पता चल गया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन पर उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी और कहा कि मेरे साथ वे तुम्हारी भी जान ले लेंगे। इसलिए मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर चला गया था क्योंकि वे लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जान के साथ साथ तुम्हारी जान को भी खतरा हो। अगर वे लोग मुझे ढूंढ लेते तो वे मुझे मार देते, लेकिन अगर मेरे साथ वे तुम्हें भी ढूंढते तो तुम भी मारी जाती। मैं नहीं चाहता था कि वे लोग तुम्हें मार दे। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक एक कार ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया। मेरे कार के सामने आने से पहले ही कोई दूसरा आदमी उस कार के सामने आ गया और तुम्हारे भाई की कार ने उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी जान चली गई। तभी मौके पर मैं वहां से भाग निकला। तुम्हारे भैया जानबूझकर मुझे मारना चाहते थे। उसके बाद भी तुम्हारे भैया का मेरे पास फ़ोन आया और कहने लगे,
अगर तुम बच गए हो तो ये मत सोचना कि तुम हर बार बच जाओगे। जब तक हम तुम्हें नहीं मार देते तब हम तक सुकून से नहीं बैठेंगे। तुम्हारे परिवार वाले मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। मेरे साथ पहले जो कुछ भी हुआ था, मुझे नौकरी से निकाला गया था और भी बहुत कुछ मेरे साथ हुआ था, तब तक तो मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे भाई हैं। लेकिन जब मेरे पास धमकी भरे फ़ोन आने लगे और कहा गया कि हम तुम्हारी जान लेना चाहते हैं, तब मुझे समझ आ गया कि ये तुम्हारे भैया ही हैं जो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस घर में तुम रह रही हो ये मेरा दोस्त है, ये मेरे बचपन का दोस्त है और ये पुलिस ऑफिसर हैं। मैंने इससे मदद मांगी और ये मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। 1 महीने तक तो मैं अपनी जान बचाने के लिए कहीं न कहीं भागता रहा, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी थी। मुझे पता था कि मेरा दोस्त अपने घर में अकेला रहता है, इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम किसी भी तरह से मेरी पत्नी को अपने घर ले जाओ और उसे अपने घर में जगह दे दो ताकि वह परेशान न हो। मेरा ये दोस्त अगर तुमसे कहता कि तुम मेरे घर चलो तो तुम इतनी आसानी से उसके घर जाने के लिए नहीं मानती। इसलिए उसने सोचा कि अगर वह तुम्हें अपने बेटे की वंश की परवरिश करने के लिए कहेगा तो तुम मान जाओगी और परेशानी की खातिर तुम आसानी से उसके घर पर जाकर रहने लगोगी। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित थी। अब मेरी परेशानी खत्म हो गई थी। मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। जब तक मैंने तुम्हारे भैया को पुलिस के हवाले नहीं करवा दिया तब तक मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था। कई दिनों तक मेरे दोस्त ने मुझे जेल में ही एक कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलता तो तुम्हारे भाई किसी न किसी तरह से मेरा पता निकाल ही लेते और मुझे जान से मार देते। मेरे दोस्त ने जेल में मेरा बहुत ख्याल रखा। जब तक मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को नहीं ढूंढ निकाला तब तक उसने मुझे भी जेल से बाहर नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए जेल ही एकमात्र सुरक्षित जगह थी जहां मैं पूरी तरह महफूज था। अब तुम्हारे भाइयों को जेल हो गई है और मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे भाइयों ने इसलिए किया था क्योंकि तुमने जो कदम उठाया था उससे उनकी बदनामी होती। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे दोस्त ने मुझे अपने ही पुलिस स्टेशन में जगह दे दी। मैंने अभिषेक से कहा, एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है, आखिर वंश सुबह होते ही कहाँ चला जाता था? तभी साहब कहने लगे, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, अब वह मेरा दोस्त है। मैं उसी वजह से आपको यहाँ लेकर आया था। मेरी पत्नी नहीं है और मेरे बेटे को माँ की ज़रूरत थी। मेरी पत्नी आपके आने से 1 हफ्ते पहले ही गुजर गई थी। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। 1 हफ्ते में उसने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था, क्योंकि वह अपनी माँ के साथ ही सोता था। जब मैं आपको यहाँ लेकर आया था तो मैंने सोचा कि पता नहीं मेरा बेटा आपको अपनी माँ समझेगा या नहीं। अगर आप उसे प्यार से सुलाओगी तो क्या वह सोएगा भी नहीं। लेकिन पहले ही दिन मेरा बेटा आपको अपनी माँ समझकर सो गया था। सुबह होते ही मेरा बेटा बोर्डिंग स्कूल चला जाता था और शाम को वापस लौटता था। मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, इसी वजह से मैंने उसका ध्यान बंटाने के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। मैं रात को उसे घर ले आता था और सुबह होते ही उसे स्कूल भेज देता था। लेकिन आपने मेरे वंश का बहुत ख्याल रखा, मैं आपका एहसानमंद हूँ। अभिषेक अपने दोस्त से कहने लगे, तुमने भी तो हमारा बहुत साथ दिया। तुम्हारी वजह से ही आज हम पति पत्नी एक दूसरे मिल पाए हैं। अब हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। मेरे पति की नौकरी लग गई और हम साहब के घर में ही रहते हैं। साहब का कहना था कि मैं उसके बेटे की परवरिश वैसे ही करूं जैसे मैं करती थी, क्योंकि वंश मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था और मैंने हमेशा वंश को माँ की तरह ही प्यार दिया था। इसलिए हम उन्हीं के घर में रहते थे। मैं अभिषेक के साथ दोबारा पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मेरी ज़िंदगी से सारी परेशानियां ख़त्म हो गई थी। लेकिन मेरे भाइयों ने जो किया वह माफ़ करने लायक नहीं था। उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ी। आज मेरे भाई जेल में हैं और उनकी सज़ा भी पूरी हो गई है। एक दिन मैं उनसे जेल में मिलने गई। भैया ने मुझसे माफ़ी मांगी और अभिषेक से भी माफ़ी मांगने लगे। हमने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने भैया से कहा, भैया मैं आपको एक शर्त पर माफ़ करूंगी, अब आप हमें जीने दें। हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं।
कभी भी आप हमारी ज़िंदगी में दखल नहीं देंगे। भैया ने कहा, बस मैं तो अपनी बहन को खुश देखना चाहता था। अगर तुम अभिषेक के साथ खुश हो तो मेरे लिए यही बहुत है। अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया और मैं अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रही थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।